अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अच्छे उत्पादन हेतु फूल गोभी की रोपाई विधि पर जानकारी। मूंगफली की फसल में विभिन्न कीटों के नियंत्रण पर जानकारी। किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसलों में फूल गोभी की बात करें तो इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी के अंतर्गत हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की खेती हेतु इसकी नर्सरी समय से डाली होगी, वो किसान इस वक्त रोपण का कार्य संपन्न कर सकते हैं। अतः इस फसल से अच्छी पैदावार प्राप्त करने हेतु किस प्रकार से करे इसका रोपण, इस विषय पर अपने अनुभवों को बता रहे एक प्रगतिशील किसान सुखदेव उरांव। आज इस प्लॉट पर हम फूल गोभी का पौधा लगा रहे हैं। ये फूल का जो वैरायटी हम लगा रहे हैं उसका नाम है निराला। फूलगोभी हाइब्रिड है। फूलगोभी का पौधा हम पॉली हाउस में ट्रे पर किए हुए थे, जो पौधा का उम्र आज 20 से 25 दिन हो चुका है, जिसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं मल्चिंग सिस्टम में। इस मल्चिंग में पहले कद्दू का खेती हम किए थे, जो कद्दू ख़त्म हो गया। उसके बाद हम यहाँ फूल का खेती करने जा रहे हैं। इसमें हम खाद वगैरह अभी नहीं डाल रहे हैं। पहले ही मेरा कद्दू लगाते समय प्रचुर मात्रा में खाद डाला हुआ था, इसलिए अभी खाद तुरंत नहीं डाल रहे हैं। सिर्फ फोरेट डाल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके एक चुटकी भर हर छेदा पर जहाँ पर पौधा लगा रहे हैं। और ये मल्चिंग से मल्चिंग का दूरी है 4 फीट का, जिस पर 4 फीट पर ही ड्रिप लगा हुआ है। एक मल्चिंग पर एक ड्रिप लगा हुआ है जो 4 फीट पर है। और मल्चिंग होता है 4 फीट का, जो मल्चिंग करने के बाद 3.5 फीट का बेड बना होता है। आज बारिश है इसलिए हम गोभी डाल रहे हैं, तो हमको बारिश से भी फायदा हो रहा है कि सिंचाई कम करना पड़ेगा और जो भी पौधा लगा रहे हैं एकदम बहुत अच्छा तरीके से जिंदा हो जाएंगे। फूल का पौधा हम लगा रहे हैं 12 इंच पर। पौधे से पौधे की दूरी 12 इंच है और लाइन से लाइन की दूरी 12 इंच है। इसमें हम खाद अभी नहीं चला रहे, इसलिए इसको लगाने के 1 सप्ताह बाद से 19-19 चलाएंगे, प्रारंभ करेंगे। मतलब शुरू में 19-19 चलाएंगे, उसके बाद 8 दिन के बाद यूरिया चलाएंगे। एक बार में 300 ग्राम करके 1 सप्ताह तक 3 दिन चलाएंगे। उसके बाद फिर 1261 चलाएंगे, उसको भी उसी तरह से 200 ग्राम करके 3 दिन चलाएंगे। उसके बाद फिर पौधा का रंग देखने के अनुसार से ही उस पर हम खाद की मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे। मल्चिंग लगाने से हमको बहुत सा फायदा हो रहा है। जैसे पहले कद्दू था, उसके बाद अभी उसी मल्चिंग पर हम फूलगोभी का खेती कर रहे हैं। तो डबल फसल, एक बार मल्चिंग करने के बाद डबल फसल ले रहे हैं इसमें। और इससे होता क्या है कि खरपतवार नहीं आते हैं, और जो अगर थोड़ा बहुत आ भी जाते हैं तो उसको हम लोग समय समय पर निकाई गुड़ाई करते रहते हैं। इससे हम लोग को काफ़ी फायदा होता है। सिंचाई कम करते हैं, जो हमेशा नमी बना हुआ रहता है। इसमें ड्रिप है, आज पानी का मौसम है तो आज सिंचाई करने की आवश्यकता भी नहीं है। इस तरह से हम फूलगोभी का खेती कर रहे हैं। मेरा नाम है सुखदेव उरांव, ग्राम रेंडो करम टोला और पोस्ट है बोड़िया, पंचायत चुटू, प्रखंड कांके, जिला रांची, झारखंड।
हमारे जिन किसान भाइयों ने समय से मूंगफली की बुआई की होगी, उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर खड़ी होगी और इस फसल में इस समय अनेक प्रकार के कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे कि हमारी फसल को काफी क्षति पहुंचती है। तो किसान भाइयों, कैसे करें इन कीटों की रोकथाम, इस विषय पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मूंगफली एक नकदी फसल है जिसका उत्पादन कम होने के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है कीटों का आक्रमण। तो मूंगफली की फसल में रस चूसक कीट जैसे माहू, फुदका, थ्रिप्स आदि का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों का रस चूसकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही पीत छिरा मोजेक जैसे रोग का वाहक का कार्य भी करते हैं। इन्हीं कीटों में दूसरा कीट है दीमक। यह कीट मूंगफली की फसल का एक भयंकर कीट है। यह पौधों की जड़ों को काटकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधे सूख जाते हैं। असिंचित क्षेत्रों में इस कीट से फसल को ज्यादा क्षति देखी गई है। मूंगफली की फसल में लगने वाला तीसरा कीट है सफेद सूंडी या व्हाइट ग्रव। इस कीट का प्रकोप मूंगफली की फसल में मध्य जुलाई से सितंबर तक ज्यादा देखा गया है। यह कीट फसल की प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। इसी में तीसरा कीट है विहार रोमिल सूंडी। यह कीट मध्यम आकार का होता है, जिसके पंखों पर काले धब्बे होते हैं। इसकी सूंडी नारंगी रंग की होती है। यह पत्ती की ऊपरी सतह को खा जाता है, जिससे पौधों की भोजन बनाने की क्रिया बाधित होती है। इसी के अंतर्गत जो पांचवा कीट है वह है तंबाकू की इल्ली। इस कीट की सूंडी लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी व काले हरे रंग की होती है। इसकी सूंडी पत्तियों को खाती है, जिससे उत्पादन में काफी हानि होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन उपरोक्त कीटों के समेकित नियंत्रण की, जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सस्य क्रियाओं के द्वारा कीट प्रबंधन पर। तो सर्वप्रथम खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई करें। कीटग्रस्त पौधों को निकालकर नष्ट कर दें। हमेशा कीट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। खेत की नियमित साफ सफाई करें, अर्थात खेत को खरपतवार मुक्त रखें। खाद की अनुशंसित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल के चारों ओर रक्षक फसल जैसे मक्का आदि का प्रयोग करें। आइए बात करते हैं इनके जैविक नियंत्रण के बारे में। कीटों के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित दवा का 5% घोल बनाकर छिड़काव 7-7 दिनों के अंतर पर करें। इसके अतिरिक्त NPV 250 LE का 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। इससे फली छेदक व पत्ती भक्षक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। आइए बात करते हैं यांत्रिक क्रियाओं द्वारा प्रबंधन पर। इसके अंतर्गत खेत में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए चिपचिपे प्रपंच का प्रयोग करें। प्रकाश प्रपंच का प्रयोग करके क्षेत्रीय अभियान चलाना चाहिए एवं खेत में T आकार की खूंटियों का प्रयोग करें, जिस पर पक्षी आकर बैठेंगे और कीटों को खाकर संख्या कम करेंगे। इतने उपाय करने के बाद भी यदि कीटों का प्रकोप यदि आर्थिक क्षति स्तर को पार कर जाता है, तब रासायनिक नियंत्रण कर प्रयोग करें, जिसमें रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें एवं खड़ी फसल में दीमक का प्रकोप होने पर क्लोरोपाइरिफॉस 20 EC दवा 4 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से सिंचाई के पानी के साथ मिला दें। सफेद सूंडी की रोकथाम के लिए 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 5% हेप्टाक्लोर या थीमेट 10%, दानेदार 15 किलोग्राम मात्रा भूमि में मिला दें। प्रौढ़ सूंडियों को खत्म करने के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC की 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। विहार रोमिल सूंडी के कीट के नियंत्रण के लिए पैराथियान 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भी प्रभावशाली होता है। किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को अमल मिलाकर यदि आप इन कीटों का समेकित प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही आपको इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बरसात के दिनों में कैसे करें दुधारू पशुओं में बाह्य परजीवियों की रोकथाम। जिसका अतीत सुनहरे पलों से गुजरा हो, भविष्य को नहीं गुजरने दें अंधेरे में। अंधेरे को चीरती है ज्ञान की ज्योति। ज्ञान है जानकारी, आपकी, अपनों की, अपने आसपास की।
के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान भाई पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इससे अच्छी आय भी प्राप्त कर रहे हैं, परंतु बरसात के मौसम में विभिन्न परजीवियों का प्रकोप देखने में मिलता है, जिनका समय से नियंत्रण न करने पर पशु इससे ग्रसित हो जाते हैं। तो इन परजीवियों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं RAS पूसा जिला समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार। पशुपालक बंधु, गर्मी का लास्ट और जो रेनी सीजन होता है, बरसात के शुरुआत में अठगोड़वा, जिसको टिक्स एंड माइट्स बोलते हैं, इसका प्रकोप काफी बढ़ जाता है। अठगोड़वा सिर्फ ये खून ही नहीं चूसता है, ये एक बहुत बड़ा डिजीज का कैरियर है। जैसे जो भी ब्लड हीमोप्रोटोजोअल डिजीज है, जो खून में प्रोटोजोआ पाया जाता है, उसका बीमारी, जैसे सर्रा के नाम से जिसको जानते हैं, ट्रिपनोसोमियासिस या थलेरियोसिस या बेबेसियोसिस, इन सब का एक मुख्य कैरियर है ये टिक्स एंड माइट्स। इसलिए इनका कंट्रोल करना जरूरी है। साल के बाकी समय में इनका प्रकोप कम होता है, लेकिन रेनी सीजन का जो फर्स्ट हाफ जो होता है, शुरू का जो बरसात का सीजन होता है, उसमें तापमान और नमी काफ़ी बढ़ जाता है, जिस वजह से अठगोड़वा का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पशुपालक बंधु अक्सर उसके लिए दवा लगाते हैं और प्रत्येक सप्ताह वो 1 सप्ताह के अंदर ही फिर से वापस आ जाता है। तो इसके कंट्रोल के लिए जो भी पुराना दवा है, जो डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन, जो बोटॉक्स नाम से दवा जो बाजार में उपलब्ध है, ये काफ़ी हद तक रेसिस्ट कर गया है और उतना कारगर नहीं है इसके कंट्रोल में। इसलिए पशुपालक बंधु इसको कंट्रोल करने के लिए दवा, तो जो नया दवा है जो कम रेसिस्टेंट है, जैसे मित्राज की दवा है और प्रिनोमेक्टिन की दवा है, उसका इस्तेमाल करें उसको शरीर पर लगाने के लिए। दवा लगाने के लिए जो मात्रा निर्धारित है उसको पानी में मिला करके सुबह के टाइम में ही लगाएं, जब धूप नहीं हो उसी समय, क्योंकि धूप में अगर लगाएंगे तो उसमें हाइपर सेंसिटिविटी होगा। शरीर पे लगाने के अलावे जो, जैसे हम लोग जानते हैं कि अठगोड़वा जो जहाँ पे शेड में जानवर रहता है, आसपास के नीचे दरार में या कोने में काफी बैठा रहता है। ध्यान रखें कि जब भी अठगोड़वा की दवा जानवर के शरीर पे लगाएं तो निश्चित रूप से उस शेड में भी उसका छिड़काव करें। शेड में छिड़काव करने के लिए जो दवा आप शरीर में लगा रहे हैं वही दवा आप का भी छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो डेल्टामेथ्रिन, साइपरमेथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं शेड के अंदर में। चूना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वो उससे दोबारा वापस नहीं आए। इसके लिए कुछ इंजेक्टिबल दवा है, जैसे आइवरमेक्टिन की दवा है जिसको चमड़े में देते हैं, वो भी दे सकते हैं। इससे भी अठगोड़वा का काफ़ी कंट्रोल रहता है लंबे समय तक। अठगोड़वा है ये क्रॉस ब्रीड जो जानवर है, संकर नस्ल के जो जानवर है, जैसे HF होल्स्टीन फ्रीजियन का जो क्रॉस है, उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा है, क्योंकि उसका स्किन पतला होता है, चमड़ा पतला होता है, जिससे उनको खून चूसने में सहूलियत होता है और इस वजह से उसमें ज़्यादा अठगोड़वा का प्रकोप होता है और वो ज़्यादा ससेप्टिबल है उसके लिए। इसलिए जो भी जर्सी का क्रॉस या फ्रीजियन का क्रॉस, जो नस्ल की, जो संकर नस्ल की गायें हैं, उनमें बिल्कुल एक बहुत कम इंटरवल पे आपको लगाना होगा, तभी ये कंट्रोल होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ, पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक है? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल, जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है, उससे पूछा है जिला गया के रमेश कुमार ने।
आपने गिनिया फाउल पक्षी के पालन पर जानकारी चाहिए तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, गिनिया फाउल बहुत ही चंचल प्रवृत्ति का पक्षी है जिसको पिछले कुछ वर्षों से मांस एवं अंडा उत्पादन के लिए आवास प्रणालियों में पालतू बनाने हेतु पालन किया जा रहा है, जो कि काफी सफल भी हो रहा है, क्योंकि यह गिनिया फाउल पक्षी का पालन कम खर्च एवं कम देखरेख में करके लघु, सीमांत तथा भूमिहीन किसान अपने दैनिक भोजन में इसके अंडे एवं मांस का उपयोग करके अपनी कुपोषण की समस्या को दूर कर स्वस्थ भी रह सकते हैं तथा इसके मांस एवं अंडे को बेचकर अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इसका पालन करना चाहते हैं तो आप इसके चूजे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली से इसके चूजे प्राप्त कर सकते हैं। जहां तक इसमें प्रजातियों की बात है तो इसमें मुख्य रूप से पर्ल और लेवेंडर नामक 2 प्रजातियों का प्रयोग पालन हेतु किया जाता है। अब आइए जानते हैं इसकी आवास व्यवस्था के बारे में। अर्ध सघन बिछाली पद्धति। किसान भाइयों, गिनिया फाउल पक्षी समूह में चराई पर निर्भर रहने वाला पक्षी है, अतः अर्ध सघन पद्धति में पालन कर आहार के खर्च को काफी कम करके किसान भाई भरपूर लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इस पद्धति में 50% से अधिक आहार की पूर्ति चराई से करते हैं और गिनिया फाउल का प्राकृतिक वातावरण में अधिक विकास होता है। अच्छे उत्पादन की प्राप्ति हेतु प्रति वर्ग मीटर 10 से 15 गिनिया फाउल पक्षी का पालन किया जाना चाहिए तथा बिछाली में धान की कुट्टी, लकड़ी का बुरादा आदि का प्रयोग करते हैं। बिछावन की नमी 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले गिनिया फाउल के चूजे लाने के बाद 2 सप्ताह तक उनको ब्रूडर में रखते हैं तथा 1 वर्ग मीटर में 20 चूजों को रखा जाता है। चूजे लाने के उपरांत शुरू में 24 घंटे तक चीनी या गुड़ का घोल प्रदान करते हैं तथा आहार के लिए बिछाली पर समाचार पत्र बिछाकर दाना डालते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके आहार की बात की जाए तो ये ब्रायलर को दिए जाने वाले राशन एवं चराई पर ही पाला जाता है, जिसमें प्रथम सप्ताह प्रति पक्षी प्रतिदिन 5 ग्राम, दूसरे से चौथे सप्ताह 10 ग्राम, चौथे से 6वें सप्ताह में 15 ग्राम और 6वें से 8वें सप्ताह तक 20 ग्राम, 10 से 12 सप्ताह तक 25 ग्राम, 12 से 14 सप्ताह तक 30 ग्राम तथा 14 से 16 सप्ताह तक 32 ग्राम ब्रायलर राशन देते हैं। और यदि चराई की बात करें तो 2 से 4 सप्ताह के चूजे को मात्र 1 घंटे चराई करवाते हैं। इसके उपरांत 4 से 5 घंटे तक ये चराई करते हैं, जिसमें छोटे कीड़े मकोड़े तथा खरपतवारों को खाते हैं और ये पक्षी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ये पक्षी बिक्री हेतु 10 से 12 सप्ताह में 1 किलो से ऊपर का वजन धारण कर लेते हैं। किसान भाइयों, अंडा उत्पादन के लिए इस पक्षी को 2 से 3 वर्षों तक रखा जा सकता है। यह 5 से लेकर 6 महीने के उपरांत अंडा देना प्रारंभ करता है। ये मार्च से लेकर सितंबर माह तक ही अंडे देता है, क्योंकि यह मौसमी अंडा उत्पादक पक्षी है। और किसान भाइयों, ग्रामीण परिस्थितियों में इससे वर्ष में 100 अंडे की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों, अब आइए जानते हैं आर्थिक विश्लेषण के बारे में। तो जो किसान भाई व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, उन्हें आवास में 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से 100 गिनिया फाउल पक्षी के लिए 7 वर्ग मीटर आवास हेतु 14,000 रुपए तथा ब्रूडर, खाने के बर्तन इत्यादि पर 600 रुपए का खर्च आता है। इनके आहार की खर्च की बात करें तो अर्ध सघन प्रणाली में प्रति गिनिया फाउल पक्षी दाना लगभग 1.5 किलो खाकर 1 से 1.25 किलो का वजन धारण करती है, जिस पर केवल 22 रुपए का खर्च आता है, क्योंकि इस पद्धति में गिनिया फाउल पक्षी 50% से अधिक अपने आहार की पूर्ति बाहरी वस्तुएं जैसे घास, कीड़े तथा बेकार फल एवं सब्जियों को खाकर करती है। यदि बिजली, दवा, परिवहन खर्च की बात करें तो प्रति पक्षी लगभग 5 रुपए आता है। इस प्रकार 1 किलो गिनिया फाउल पक्षी तैयार होने में लगभग 27 रुपए का व्यय आता है। अतः किसान भाई एक चक्र में 100 गिनिया फाउल पक्षी लाते हैं, जिसमें मृत्यु दर अगर 10% मान ली जाए तो इस प्रकार 90 पक्षियों को 4 महीने उपरांत जब 1 किलो से ऊपर वजन हो जाता है तो उसे 100 रुपए प्रति किलो की दर से बेचकर एक चक्र में 9,000 रुपए की प्राप्ति कर सकते हैं। इस तरह से वर्ष में 3 चक्र पालन कर 27,000 रुपए का कुल आमदनी प्राप्त होता है। यदि इसमें चल लागत 8,100 रुपए
तथा अचल लागत एवं पूंजी ब्याज के रूप में 1035 रुपए घटा दिए जाएं, तो प्रतिवर्ष लगभग 17,865 रुपए की शुद्ध आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप अपने खेती के मुख्य कार्य को करते हुए इसमें केवल 3 से 4 घंटे का समय देकर अगर इसको अपनाते हैं तो आप अच्छा लाभ कमा सकते हैं। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।